पुराने दोस्तों की यादें उस वक्त ज़्यादा आती हैं जब वो नहीं रहते। जब वो होते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी उनकी कंपनी को, उनकी सोबत को एंजॉय कर सकते हैं, कभी भी उन्हें भला बुरा कह सकते हैं, कभी भी उन्हें गालियाँ दे सकते हैं, कभी भी उनसे गालियाँ सुन सकते हैं। लेकिन जब दोस्त नहीं रहते, दोस्त बहुत दूर बस्तियां बसा लेते हैं, इतनी दूर कि वहाँ हमारी पहुँच ही नहीं हो सकती, तब वो बहुत याद आते हैं। मंगलेश जी, मंगलेश डबराल हिंदी के बहुत प्रसिद्ध प्रतिष्ठित कवि, लेखक और पत्रकार। ऐसे ही मित्र थे जो अब बहुत दूर ऐसी बस्ती में पहुंच गए जहां उनसे कोई संपर्क नहीं हो सकता। सिर्फ यादें हैं जिनके सहारे उनके निकट हुआ जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं जब दिल्ली आया, ये बात है 1968 के आसपास की, तो पहला काम जो मैंने शुरू किया वो हिंदी की एक मैगज़ीन निकला करती थी, वीकली, जिसका नाम था पैट्रियट। पैट्रियट के दफ्तर में मंगलेश सब एडिटर के तौर पे काम करते थे और सबसे पहले मेरी मुलाकात उनसे वहीं हुई। एक हॉलनुमा कमरा था जिसमें 4-5 लोग सिर झुकाए हुए अपने कामों में इस तरह लगे रहते थे जैसे उन्हें दुनिया ज़माने से कोई लेना देना नहीं है। इन 4-5 लोगों में एक मेज़ के ऊपर मंगलेश बैठे लिखा करते थे, प्रूफ रीडिंग करते थे, गैली बनाते थे, लेआउट बनाते थे और तकरीबन इधर उधर कहीं नहीं देखते थे, किसी तरफ नहीं देखते थे। यहाँ इनसे मेरा परिचय हुआ और वो फिर परिचय धीरे धीरे या बहुत तेज़ी से बढ़ता रहा और बहुत व्यापक हो गया, बहुत बड़ा हो गया। एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ, मंगलेश और मेरी दोस्ती का आधार, बुनियाद साहित्य नहीं था, कविता नहीं थी, कहानी नहीं था, नाटक नहीं था। हम दोनों की दोस्ती का आधार हमारे बहुत निजी और व्यक्तिगत संबंध थे। हमारी दोस्ती का आधार हमारे विचार थे। हमारी दोस्ती का आधार समाज और दुनिया के प्रति हमारे सोचने का नज़रिया था। ये हमारी दोस्ती का आधार था। साहित्य उतना नहीं था। मैं साफ साफ आपको बताऊं, मंगलेश की कविताओं को, सभी कविताओं को या अधिकतर कविताओं को मैंने नहीं पढ़ा। उनके लिखे हुए को A to Z पढ़ा हो, ये मैं दावा बिल्कुल नहीं कर सकता। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी मेरे लिखे हुए को पूरा का पूरा नहीं पढ़ा होगा, मुझे यकीन है। चुनिंदा चीज़ें पढ़ी होंगी, कुछ कहानियाँ पढ़ी होंगी, कुछ नाटक देखे होंगे, कुछ और भी दिया होगा। वो मेरी फ़िल्म जो थी मैंने बनाई थी गज़ल पर फिल्म, गज़ल की कहानी नाम से, वो उनको बहुत पसंद थी, वो उन्होंने देखी थी।
तो इस तरह से मैं न तो उनके साहित्य के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, उनकी कविता के बारे में बहुत ज़्यादा कह नहीं सकता। उनके गद्य के बारे में मैं थोड़ा सा ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हिंदी के बड़े कवियों जैसे रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाद उस तरह का गद्य अगर किसी ने लिखा है तो वो मंगलेश ने लिखा है। मंगलेश का गद्य बहुत रचनात्मक है, बहुत रचनात्मक गद्य है, उसमें कविता की पूरी ताकत है, ये मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा उनकी कविताओं के बारे में आप सब जानते हैं, उनकी कविताओं के बारे में बहुत अच्छे आलोचकों की बहुत बड़ी राय है, बहुत बड़ी राय है। मैं उसमें अपनी राय क्या जोड़ूं, मतलब मैं जोड़ ही नहीं सकता हूँ। मैं मंगलेश डबराल के बारे में जो बात करना चाहता हूँ उसकी परिधि में उनकी कविता, उनका साहित्य, उनका लेखन, उनकी पत्रकारिता नहीं आती। मैं सिर्फ उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व, वो कैसे थे, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, इसके बारे में बात करूँगा। और कितने बड़े, कितने अच्छे कवि थे, कितने अच्छे लेखक थे। बाकी लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, करेंगे, करते हैं। उनके बारे में बहुत लिखा गया है, उनको बहुत ख्याति, उनको बहुत सम्मान, उनको बहुत अवार्ड्स मिले हैं। तो उनका वो पक्ष जो है वो जाहिर है। मैं जिस पक्ष के बारे में बात करना चाहता हूँ वो पक्ष शायद कम जाहिर हो, कम लोगों को पता हो। धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, समाज, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य आदि आदि आदि, जिन लोगों को मैंने देखा है कि वो इन सब पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं, उनमें से एक मंगलेश भी थे। किसी तरह का धार्मिक आग्रह उनके अंदर नहीं था, किसी प्रकार की जाति वाति को वो नहीं मानते थे, किसी प्रकार के वो वर्ण को नहीं मानते थे, कोई बंधन उनके पास देश का नहीं था, कोई बंधन भाषा का नहीं था, सारे बंधनों से मुक्त वो थे। और यही वजह है कि वो इतनी अच्छी कविताएं लिख पाए, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोगों ने पसंद की। मैंने सुना है और कहीं पढ़ा भी है कि जर्मनी के एक शहर में, उसके शहर के फाटक पर उनकी कविता का एक अनुवाद लगा हुआ है। तो जो एक अंतर्राष्ट्रीयता की भावना है वो आदमी के अंदर उसी समय पैदा होती है जब वो इन छोटे छोटे पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाए। तो मंगलेश उनसे पूरी तरह मुक्त थे। ये एक बात मैंने उनकी नोटिस की थी। मुझे नौकरी का पहला दिन याद है। दिन भर काम करने के बाद जब छुट्टी हुई थी तो मंगलेश ने मुझसे कहा था ये टी हाउस चलते हैं। मैंने टी हाउस पहले कभी नहीं देखा था, बस नाम सुना था कि टी हाउस है और वहाँ लेखक बैठते हैं। मंगलेश के साथ टी हाउस आए, लेकिन हम टी हाउस के अंदर नहीं गए, बाहर रेलिंग से टेक लगा के खड़े हो गए, लेखकों को आता जाता देखते रहे। कुछ ताक झांक करके अंदर देखा, कुछ लेखक बैठे थे, और हम इसलिए अंदर नहीं गए कि चाय के पैसे देने पड़ते। अगर मंगलेश अंदर ले जाता तो वो पैसे देता, उसके पास पैसे नहीं थे। मैं कैसे अंदर ले जाता, मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी।
हम लोगों के साथ उनके एक और कॉमन फ्रेंड थे, त्रिनेत्र जोशी। वो भी फ्रीलांसर थे, उनकी भी ऐसी हालत नहीं थी। तो टी हाउस की रेलिंग से हम लोगों ने साहित्यकारों को पहली बार देखा, और ये मंगलेश के ही माध्यम से संभव हुआ। मैंने ऐसे कम लोग देखे हैं जो अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं, दूसरों के लिए, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए ज़्यादा सोचते हैं। मंगलेश इसी तरह के लोगों में था, अपने बारे में बहुत कम, लेकिन दोस्तों के बारे में। खाना खा लिया, चाय पी ली, चप्पल टूटी है, सिगरेट है कि नहीं है, बीड़ी पी लो, कुछ करो, इस तरह के सवाल दोस्तों से करता था। और ये लगता था कि हमारे हम उम्र नहीं है, ये हमारे बराबर का कोई लड़का नहीं है, बल्कि ये कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग है जो बार बार हमारी ज़रूरतों का ख्याल रख रहा है, पूछ रहा है बार बार कि ये है, ये है, ये है, ये है कि नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात थी मंगलेश में, जो मुझे अभी भी याद आती है। एक और बहुत मज़ेदार बात है जो आजकल लोगों को बहुत अजीब लग सकती है, वो ये है कि उस ज़माने में मंगलेश की ज़िंदगी में कुछ भी व्यक्तिगत, निजी या पर्सनल नहीं था। मतलब उनसे मुताल्लिक़ उनकी ज़िंदगी के किसी भी पहलू पर कॉफ़ी हाउस की मेज़ पर खुलकर बातचीत हुआ करती थी। जैसे मैंने इससे पहले बताया है कि उनकी तनख्वाह कैसे खर्च की जाएगी, ये उनका नहीं बल्कि ग्रुप का डिसीजन हुआ करता था। इसी तरह से उनको कहाँ नौकरी करनी है, कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, कहाँ किराए का कमरा लें, किस तरह के कपड़े सिलवाएं, कौन सा दर्जी अच्छा है, कौन सा बुरा है, इलाज कहाँ करवाएं, ये सारी बातों का फ़ैसला कॉफ़ी हाउस की मेज़ पर होता था। इसलिए कि मंगलेश कहते भी थे कि पर्सनल कुछ नहीं होता, निजी कुछ नहीं होता, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, सब सबका है, सब सबका है, क्या छिपाना है, कुछ छिपाना नहीं है किसी से। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी, मंगलेश की ज़िंदगी जो है वो एक सार्वजनिक थी, पब्लिक लाइफ जो कहा जाता है, तो वो उस ज़माने में वाकई हकीकत में पब्लिक लाइफ थी। साल में कम से कम 6 महीने मंगलेश की तबीयत ख़राब रहा करती थी। ख़राब का मतलब ऐसा नहीं कि बिस्तर से लग जाएं, ख़राब का मतलब है नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, जोड़ों में दर्द, हाथों में दर्द। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जब वो ये शिकायत न करें कि मुझे ये तकलीफ़ है। और दवाएं भी खाते थे, बहुत दवाएं खाते थे। तो शायद पता नहीं क्या था। और हम सब जानते हैं कि शारीरिक रूप से भी उनका जो गठन था वो कोई बहुत मज़बूत नहीं लगता था, दुबले पतले सूखे। और उसके बाद ऐसा कठिन जीवन, बीमारियों से लगातार उनका सबका। यही वजह हो सकती है कि जब ओल्ड एज में बीमारियों ने ज़्यादा परेशान किया तो वो उनको फिर रेजिस्ट नहीं कर पाए, सह नहीं पाए। मंगलेश अपने गांव घर की याद इस तरह किया करता था कि लगता नहीं था कि याद कर रहा है। बहुत सहज और बहुत ही सीधे ढंग से वो बातें सामने आ जाती थीं। लेकिन
पहाड़ के, उत्तराखंड के गढ़वाल के किसी छोटे से गांव का एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार, उसके सदस्य, उसके लोग, उसका जीवन, उसके जीवन की सरलता, उसके जीवन की लय, उसके जीवन और प्रकृति के साथ संबंध, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी बातों में आया करती थी। उस ज़माने में कॉफ़ी हाउस हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा हुआ करता था। मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि कॉफ़ी हाउस के बिना भी ज़िंदगी होती है। रोज़ शाम को जब कॉफ़ी हाउस पहुंचते थे तो ये लगता था कि हम अपने घर आ गए, हम ऐसी जगह आ गए कि अब हमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम ऐसी जगह आ गए जो बिल्कुल हमारी अपनी है। बैरे हमें जानते हैं, हमें उधार कॉफ़ी भी पिला सकते हैं, कुछ छोटा मोटा उधार खिला भी सकते हैं। हमारी मेज़ है जो हमारे लिए तकरीबन रिज़र्व रहती है। मेज़ हमें जानती है, हम मेज़ को जानते हैं। कुर्सियां हमें जानती हैं। कॉफ़ी हाउस का पूरा माहौल हमें जानता है। आने वाले सब जानते हैं कि हाँ, ये मेज़ इन लोगों की है, ये आते हैं तो इस मेज़ पर बैठते हैं। और उस ज़माने के जितने स्ट्रगलर्स थे, जितने फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे हिंदी के ख़ास तौर से, और वो भी उनमें से भी ऐसे जो उनकी थोड़ी सी लेफ़्ट लीनिंग थी, वो सब आके इस मेज़ पर बैठते थे। इस मेज़ पर बैठने वालों की लिस्ट काफ़ी लंबी थी, यानी 8-10 लोग तो रोज़ आने वाले थे। इनमें से एक थे प्रमोद जोशी। प्रमोद जोशी कवि, लेखक या पत्रकार नहीं थे। वो एक ऑफिस में काम करते थे, लेकिन साहित्य और समाज और कलाओं और फिल्म में ख़ास तौर से उनकी बहुत गहरी दिलचस्पी थी, बहुत गहरी दिलचस्पी थी। उनसे मंगलेश की बड़ी दोस्ती थी और उन्हीं ने अपने घर के पास मंगलेश को एक रहने के लिए एक जगह दिलवाई थी। डीडीए फ्लैट के ऊपर का एक कमरा था जहाँ ये मंगलेश और त्रिनेत्र जोशी दोनों रहते थे। वहाँ मैं अक्सर जाता था, कभी रात में भी रुक जाता था। मंगलेश भी कभी रात में मेरे यहाँ चले आते थे, मैं ओखले में रहा करता था। तो ये सिलसिला बातचीत का कॉफ़ी हाउस से शुरू होता था और कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता था। हद ये है कि हम एक दूसरे के घर चले जाते थे और रात भर बात करते थे, लेकिन वो बातें थीं एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी बात निकलती चली जाती थी। हाँ, साहित्य में हमारी बहुत गहरी रुचि थी, लेकिन कहानीकार के रूप में या नाटककार के रूप में न कोई मुझे जानता था और न कवि और बड़े पत्रकार के रूप में कोई मंगलेश को जानता था। हम लोग बस दोस्तों की हद तक लेखक कवि थे। मंगलेश डबराल की शादी, देखिए ऐसा है कि दिल्ली से हम दो उनके दोस्त थे जो उनकी शादी में गए थे। एक मैं और एक प्रमोद जोशी। हमसे ये कहा गया था कि शादी ऋषिकेश में होगी, लेकिन उनके गांव से बारात आएगी, तो उनके गांव तक जाना और बारात में शामिल होना तो उस ज़माने में मुश्किल था। इसलिए हमसे कहा गया कि हम ऋषिकेश पहुंच जाएं। वहाँ एक जगह है मुनि की रेती, मुनि की रेती पर हम रुक कर बारात आने का इंतज़ार करें। बारात मुनि की रेती पर आएगी। तो मैं और प्रमोद जोशी शायद रात की बस से, मेरे ख़्याल से हाँ, रात भर सफ़र करते हुए हम लोग सुबह ऋषिकेश पहुँचे थे और मुनि की रेती पर पहुँच गए थे।
मोनी की रेती उस ज़माने में वास्तव में हकीकत में मोनी की रेती हुआ करती थी। मतलब ये है कि गंगा जी के किनारे दूर दूर तक सिर्फ रेत थी। हमें याद है बहुत चमक थी, खूब सूरज चमक रहा था, रेती उसमें चमक रही थी, पानी की लहरें चमक रही थी और हम वहाँ बैठ गए थे। प्रमोद जोशी ने कैमरा निकाला था और कुछ फ़ोटोग्राफी शुरू की थी। कुछ ही देर के बाद हमने देखा था कि दूर से कुछ लोग चले आ रहे हैं। आज थोड़ा से वो नज़दीक आए तो हमें बाजे की आवाज़ सुनाई पड़ी, और बाजा भी कैसा बाजा था, जैसा कि सेना का बैंड होता है, कुछ उस किस्म का बाजा था। आज जब थोड़ा सा वो लोग करीब आए तो पता चला कि यही बारात है। कोई 25-30 लोग थे और मंगलेश दूल्हा बने हुए उन लोगों के साथ थे। मोनी की रेती से हम उनके साथ हो गए और फिर ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ बस्ती में किसी घर में उनकी शादी हुई। रात को शादी संपन्न हुई और सुबह हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। इस सिलसिले में एक और दिलचस्प बात यह है कि मंगलेश ने प्रमोद जोशी को लिखा था कि तुम मेरी शादी में आ रहे हो तो तुम मेरे लिए ये किताबें लेते आना। तो उन्होंने कुछ बहुत गंभीर मार्क्सवादी दर्शन, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी थ्योरी और पता नहीं किस तरह की बड़ी मुश्किल और जटिल किताबें लाने के लिए कहा था। तो प्रमोद इसके ऊपर बहुत हंसा था और उसने कहा था कि देखो साला शादी कर रहा है, बीवी के साथ ये सुहागरात मनाएगा या ये मार्क्सवाद पढ़ेगा, क्यों इसने कहा है मुझसे ये सब लाने के लिए। अभी लगभग 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले जब मैंने सुना कि मंगलेश की तबीयत ख़राब है तो मैंने फ़ोन किया। तो फ़ोन उठाया और वही जो बहुत ही पुरानी बीमारियां उसकी थी कि हाँ यार वो खांसी भी है, नज़ला भी है, बुखार भी है, और बुखार की दवा तो मैं खा रहा हूँ और बुखार नहीं था, बुखार उतर गया मेरा, वैसी कोई बात नहीं है परेशानी की। तो बातचीत करके ज़रा तस्कीन हुई थी कि चलो ठीक है बुखार उतर गया। लेकिन फिर अचानक अगले दिन पता चला कि नहीं, उनको एडमिट कराया गया और फिर वो अस्पताल ऐसे गए कि वहाँ से लौट ही नहीं सके।